हेलो एंड वेलकम। इस वक्त हम लोग इंडिया पवेलियन के बाहर हैं और आज सुबह सुबह मेरे साथ हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि 2018 के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस आए हैं। फडणवीस साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इंडिया पवेलियन में ग्राउंड फ्लोर पे महाराष्ट्र है, उसके ऊपर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, काफी कंपटीशन है इंडियन स्टेट्स में। तो कौन जीत रहा है डावोस में बारी? देखिए, सभी जीत रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने टीम इंडिया का जो सपना देखा है उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी है और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनना है या हम तीसरे स्पॉट की ओर जो जा रहे हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, सभी को ग्रो करना पड़ेगा। और कंपटीशन ये करते हैं कि इट लेट्स यू ग्रो, तो सभी लोग ग्रो हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत हेल्दी कंपटीशन है। और कल आपने देखा होगा जो हमारी प्रेस वार्ता हुई, इस प्रेस वार्ता में हम अलग अलग स्टेट्स के लोग थे। अगर पार्टियों की बात करें तो 7-8 अलग अलग पार्टियां वहां बैठी हुई थी, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग प्रांत थे, लेकिन सबकी बात इंडिया फर्स्ट थी। सब भारत की बात कर रहे थे। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रोमेनाड पे न केवल भारत के स्टेट्स की धूम है, कई सारी इंडियन कंपनीज, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की कंपनियों ने भी अलग अलग स्टॉल लगा रखे। और मैं देख रहा हूँ कि HCL टेक की यहाँ पे एक चाय की दुकान भी है। तो आइए सुबह सुबह थोड़ी सी कटिंग। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि डावोस में बढ़िया चाय मिल जाए। अभी मुंबई की कटिंग चाय की तरह है या नहीं, वो देखना होगा। सो कैन वी हैव 2 चाइस प्लीज, 2 teas? Oh, wow. Thank you very much. Thank you much. How is it going for you? Lots of people lapping up your tea? Fantastic. So thank you. Thank you. सब आप कह रहे हैं कि ये हेल्दी कंपटीशन है, बट अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर्स को कहीं जाना है। जैसे गुजरात जाएंगे या महाराष्ट्र जाएंगे या तेलंगाना, जो आप जो भी कहें पब्लिकली कैमरे के सामने, इंटरनली तो स्पिरिट है ही कंपटीशन की कि खींच के लाओ। ये रेवंत रेड्डी ले गया, चंद्रबाबू नायडू ले गया, कौन कितनी टैली के साथ यहां से वापस गया। कंपटीशन तो कंपटीशन है सर। मैं बिल्कुल मानता हूं कंपटीशन है, लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन। मैं वही कहना चाहता हूं। देखिए, मुझे तो चाहिए कि हर कोई मेरे यहाँ निवेश करे। तो अगर मेरे यहाँ निवेश होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन कोई अगर दूसरी जगह पे निवेश करता है तो उसमें दुख क्यों है? मेरे देश में निवेश हो रहा है। लेकिन मुझे साथ में ये बताते हुए भी खुशी होती है, पिछले 2 दिनों में हमने रिकॉर्ड किया है। हम लोगों ने 15,70,000 करोड़, मतलब 15,70,000 करोड़, मतलब करीबन 16 लाख करोड़ के MOU साइन किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आप देखिए, जो MOUs हुए हैं उसमें जो कंपनीज है सारी हुज हुए, और 98% FDI है। मतलब ये भी अपने देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये सारे MOUs में 98% FDI आ रहा है। सर, पर जब मैं फ्लाइट से आ रहा था तो मेरे साथ में कुछ लोग थे तो बैठे हुए, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ये मुंबई से आ रहे, डावोस जाके MOU साइन करना है फडणवीस साहब के साथ। तो मैं सोच रहा था ये मुंबई से यहाँ पे आके MOU साइन कर रही है, तो आप मंत्रालय में ही कर लेते। नहीं, डावोस जो है एक मीटिंग प्लेस है। हाँ। और चूंकि ये सारी कई कंपनीज जो इंडियन है, ये सारी FDI लाती है, तो उनके जो FDI पार्टनर्स होते हैं, उनके जो बोर्ड होते हैं, वो बोर्ड के लोग सम्मिलित होना चाहते हैं। वो सारे के सारे मुंबई नहीं आ सकते, वो सारे डावोस में होते हैं। ये 5 दिनों में सारे हुज हु डावोस में होते हैं। इसलिए आप अगर हमारे जो MOU साइन हुए उसमें देखें तो कई लोग अपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ हमारे साथ MOU कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा तो हम विचार करें तो इन्वेस्टमेंट समिट्स भी हम लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट समिट्स की आवश्यकता क्या है? रोज लोग आके मंत्रालय में साइन कर दे। लेकिन जब आप इसको एक समिट के रूप में करते हो तो उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट की कंपटीशन तैयार होती है, एक इन्वेस्टमेंट का स्पिरिट तैयार होता है। और जैसा मैंने कहा, ये 98% MOUs आर ब्रिंगिंग FDI इन इंडिया। तो ये फॉरेन का पैसा हमारे देश में आ रहा है, और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके फॉरेन पार्टनर्स उपस्थित रहे। कई लोग यहाँ पर MOU उन्होंने नहीं किया, लेकिन फॉरेन पार्टनर्स को लाकर हमसे बात करवाई, और अब मुंबई में जाके MOUs करेंगे। तो ये एक मीटिंग प्लेस है। पिछली बार एकनाथ शिंदे जी आए थे, उन्होंने शायद दावा किया था कि 3,65,000 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र में वो लेके जा रहे हैं। अब तो उससे भी 5 टाइम ज्यादा दावा कर रहे। तो मेरा सवाल, और तमाम जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार का चलो अनाउंसमेंट आप छोड़ो, आप 16 लाख करोड़ रुपए बोल रहे हो। पहले ये बताओ कि 3,65,000 का जो पिछली बार आपने दावा किया, उसमें एक्चुअली मुंबई और महाराष्ट्र में कितना आया? तो देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3 लाख नहीं, ये 5 लाख का था पिछली बार, करीब 5 लाख करोड़ का था। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि उसमें से हर इन्वेस्टमेंट
जो यहाँ पर हम लोगों ने टाइप किया था हैज मूड, लोगों को जमीनें मिल गई है, किसी ने काम चालू कर दिया है, किसी का फाइनेंशियल टाइप हो गया है, तो मुझे लगता है इट इज मूविंग। देखिए और राज्यों में और महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए ऑल इंडिया स्तर पर जो एमओयूज होते हैं उन एमओयूज का जो मतलब अब जमीनी पर जो हकीकत में आते हैं उसका रेशियो 35% है। महाराष्ट्र का रेशियो 65 to 70% है। और कई हम लोग अगर आप हमारे इन्वेस्टमेंट समिट्स देखें तो हम वी हैव अचीव्ड अप टू 85%। इसलिए मुझे लगता है कि ये केवल महज कागजों के ऊपर हुए एमओयूज नहीं है। आप देखेंगे तो बिल्कुल 100% ये एमओयूज निवेश में परिवर्तित होंगे। देखिए एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो निवेश का क्लाइमेट तैयार किया, वी आर ब्राइट स्पॉट। दुनिया चाहती है हमारे यहाँ निवेश करे। अभी कोई हमको निवेशकों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कोई बहुत बढ़ चढ़ की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने भी आकर देखा होगा हमारा पेविलियन, तो इट वाज लाइक यू नो इतना भरा हुआ था निवेशकों से। तो ये इंडिया की ताकत दिखाता है। सर, ऑपोजिशन ने इलेक्शन में आरोप लगाया कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क हो, फॉक्सकॉन हो, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सारे महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात जा रहे हैं। और ये एक चैलेंज है क्योंकि जैसे आंध्र में भी ये चैलेंज है कि जगन रेड्डी ने कुछ किया, चंद्रबाबू नायडू दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स में ये सवाल आता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो महाराष्ट्र आते हैं और 5 साल के बाद आपकी सरकार नहीं रहती है, तो क्या गारंटी है कि जो बातें आप कर रहे हैं अगली सरकार आके उनको कैंसिल नहीं कर देगी? देखिए पहले तो 5 साल हम हैं और अच्छा काम करेंगे तो उसके बाद भी हम ही है। लेकिन महाराष्ट्र की एक हमने खासियत देखी है और कटिंग अक्रॉस द पार्टीज, नॉर्मली महाराष्ट्र में जो निवेश होता है या जो हमारी पॉलिसीज है उसमें कंसिस्टेंसी बहुत है। हाँ, कभी कभी गवर्नेंस का प्रॉब्लम आता है और गवर्नेंस को देखकर लोग कभी कभी महाराष्ट्र छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूँ और आपको आंकड़ा भी बताना चाहता हूँ कि 14 से 19 हमारी सरकार थी और एफडीआई में हम नंबर 1 थे। 19 में हमारी सरकार गई, एफडीआई में नंबर 1 कर्नाटका हुआ, उसके बाद एफडीआई में नंबर 1 गुजरात हुआ, वापस हमारी सरकार आई, एफडीआई में हम वापस नंबर 1 हुए। और इस 6 महीने में, पिछले 6 महीनों में भारत में जितना एफडीआई आया है उसमें से 40% अकेले महाराष्ट्र में आया है। पर ओवरऑल फिगर एफडीआई का लास्ट ईयर इंडिया में डाउन है पहले की तुलना में। नॉट कि महाराष्ट्र एज अ परसेंटेज ऑफ एफडीआई, ना, बट एफडीआई लास्ट ईयर इट्स नॉट डाउन। क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि हम जैसे अलग अलग स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र की मतलब मैं एक ही फिगर आपको बोलता हूं, पिछले वर्ष हम लोगों को जितना एफडीआई मिला था, जितना उसके 90% सिर्फ 6 महीने में मिला है। इसलिए कोई डाउन नहीं है, ह्यूज इनफ्लो ऑफ एफडीआई। और एफडीआई तो जब ये फिगर रिलीज होते हैं तो आपको पता है वो एक्चुअल निवेश होता है। द मनी हैज फ्लोन इनटू द कंट्री, यानी ये कोई सिर्फ कागजों पर एफडीआई नहीं होता। When the money flows into the country, then it is मतलब designated as FDI investment. सर, जैसे हमने पॉलिटिक्स की बात की ओवर इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिटिक्स तो हुई धारावी प्रोजेक्ट को भी लेकर, तो आपको क्या लग रहा है अगले 5 साल में धारावी में आप किस तरह का डेवलपमेंट कर पाएंगे? देखिए धारावी जैसा प्रोजेक्ट है, जनरेशनल प्रोजेक्ट होता है। जनरेशनल प्रोजेक्ट को 7 से 10 साल लगते हैं, लेकिन 5 साल में धारावी दिखेगा। और मैं पक्का बोलता हूं कि गरीबों को घर मिलेंगे, क्योंकि हमने डेवलपर को ये कहा है कि आपका पहला काम गरीबों को घर देना है, उसके बाद आप क्रॉस सब्सिडी के घर बांध पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये होगा। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रोबो सा भी है। आपकी चाय वैसे आपकी कैसी है? चाय बहुत अच्छी है, थोड़ी मीठी है लेकिन अच्छी है। वो देखिए, वो DHL का रोबो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। So, what's going on here? You want to tell us? This is the Chief Minister of one of India's most important states. What's your pitch to him? Yeah, this is Daisy. This is our robo dog, and she's really nice. She has some tricks, and What are her tricks? yeah, I can show you. Like she can greet you, say hi to नवीस जी you, आपको हेलो बोल रहा है। and yeah, she can also jump like yeah. Wait, take it. Oh,
Yeah, it's really nice. We're trying out some things, just pilot products for now. We are implementing them in our warehouses all over the world, and we're So trying out. what practical purpose does this serve? For example, in our huge parcel centers in Germany, if you have some machines where parcels go down the machine and you're not allowed as a human to take your hand under the machine, we can use her, for example, to grab the parcel, grab the letters, and to use the parcel again. So that's pretty nice. We're trying out also some new innovations all over the world, and yeah, maybe in a couple of years you will get your parcels and letters with this dog here. Maybe the chief minister can take this back to Maharashtra. Congratulations, you have developed a very good equipment. Thank you. तो सर आपने 16 लाख करोड़ की बात की, तो ये बताएं कि इस बार का महाराष्ट्र का पिच क्या है? आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट ट्राई कर रहे हैं? अलग अलग जो स्टेट्स में कंपटीशन है, क्या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप यूएसपी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? एआई की इतनी धूम है, आप किस डायरेक्शन में महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहे हैं? महाराष्ट्र में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो करीब करीब सारे क्षेत्रों में आ रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी फोर फ्रंट पर है, क्योंकि महाराष्ट्र हैज बिकम, थैंक यू, आई वुड ऑल्सो लाइक टू, क्योंकि महाराष्ट्र हैज ऑलरेडी बिकम डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी करीब 60% भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी महाराष्ट्र में तैयार हुई है, और कल हम लोगों ने दुनिया के यू नेम इट, वेदर इट इज अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सबके साथ हमने यहाँ पर कल न्यू डेटा सेंटर कैपेसिटी के लिए, ग्लोबल कैपेसिटी के लिए हमने जीसीसीस के लिए भी किया, और ये डेटा सेंटर कैपेसिटी के लिए भी किया है। करीब 1 लाख करोड़ के एमओयूज तो हमारे डेटा सेंटर में जा रहे हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं। सर एक जो चेंज आया है पहले और अब में, मुझे नहीं मालूम कि आप उसको कैमरे पे मानेंगे नहीं, लेकिन जो लोग मुंबई महाराष्ट्र में काम करते हैं उनको लग रहा था कि जब पिछली सरकार थी तो एक तरीके से लूट मची हुई थी। आपको लगता है कि लूट आपने, चूंकि इस बार आपको इतना सॉलिड बहुमत मिला है जी, आपको लगता है कि लूट आपने एकदम रोक दी है? देखिए, उद्धव जी की सरकार में लूट मची हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी पिछली सरकार लेकिन की बात हमारी कर रहे हैं। पिछली सरकार में कोई लूट नहीं थी। हम लोग तो संवारने की कोशिश कर रहे थे। इट वाज डिफिकल्ट। देखिए, हम लोगों ने एक बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में गवर्नमेंट तैयार की थी, एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट हम रन कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने ही ट्राइड हिज बेस्ट। वो कठिन समय में भी उन्होंने एक नेतृत्व दिया है। सर आपके पॉलिटिकल ग्राफ को तमाम जो लोग देख रहे हैं उन्होंने देखा है, बहुत यंग एज पे हाई हुआ, सडनली फिर डाउन होता है, लगता है कि ना चाहते हुए भी डेप्यूटी सीएम आप बनते हैं, वहां से एकदम फिर हाई होता है। आपने अपने पॉलिटिक्स में, अपने सोचने के, काम करने के तरीके में क्या चेंज देखा है? देवेंद्र फडणवीस जो डावोस 2025 में आया है वो 2018 के फडणवीस से अलग कैसा है? देवेंद्र फडणवीस काफी काम एंड कंपोज्ड है। देवेंद्र फडणवीस पिछले 10 सालों में मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिटिकली एंड पर्सनली भी काफी मैच्योर्ड इस टाइप की पर्सनालिटी बनी है। तो देखिए, जब आपको जीवन में धक्के पड़ते हैं तो मैच्योरिटी अपने आप आती है, तो वो मैच्योरिटी मुझे आई है। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बहुमत मिलने के चक्कर में आपके एलाइज अब थोड़े से नाखुश है, उनको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही आपको मिल गई, तो उनको जितनी जगह चाहिए थी सांस लेने की, उनकी जगह थोड़ी कम हो, घटन हो रही है। उनके लिए पूरी जगह हमने तैयार की हुई है। एलाइज हमारे बहुत वैल्यूड है, उनको साथ में लेकर ही हम काम करेंगे। अब देखिए, ये होता है, हम लोगों को भी लगता है, अब हमारे समझ लीजिए 19 मंत्री बने, 132 हमारे एमएलए है, हमको भी लगता है 24 बनते तो ज्यादा अच्छा होता, कई अच्छे लोग छूट जाते। वैसे उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी उनको लगता है कि भाई ये छूट गया, वो छूट गया, तो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स में थोड़ी चीजें होते रहती पर इससे जब से ये हुआ है ना मुंबई में, तब से पटना में चर्चा चल रही है कि बॉस ऐसा ना हो कि अगर अगले इलेक्शन में बीजेपी एनडीए जीतती है तो वहां पे भी वो किसी फडणवीस को खोजने लग जाए और नीतीश कुमार किनारे हो जाए। इसकी आरजेडी बहुत आग लगा रही है वहां पे। देखिए, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं, 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मैं बीजेपी का वहां पर प्रभारी था, और सरकार बनाते समय मैं जब आदरणीय नीतीश जी को मिलने के लिए गया तो नीतीश जी ने मुझे कहा कि देखिए, मुझे ये ठीक नहीं लगता कि मेरी सीटें कम आई है और मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो मैं अपने दिल से कहता हूं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। मैंने उनको कहा कि देखिए, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो उन्होंने बात की, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि देखिए नीतीश जी, हमने ये नहीं कहा था कि किसकी कितनी सीटें आएगी,
उसके आधार पर हमने आपको नेता चुना है, हमने आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री आप ही बनोगे। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल दो टूक उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए रिक्वेस्ट कर दी और वो मुख्यमंत्री बने। उनकी एज भी हो गई है, तबियत भी हो गई है, तो वैसे भी लॉजिकल है कि चेंज हो जाए। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई तबीयत वगैरह का विषय नहीं होता है। और ये फैसला तो देखिए वो स्वयं लेंगे या मुझे लगता है कि वहां की पार्टी लेगी इस फैसले में। चूंकि अभी मैं वहां का प्रभारी नहीं हूं तो इससे ज्यादा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, आपने ये चर्चा जरूर सुनी होगी, अब मैं देखना चाहता हूं कि आप जवाब कैसे देते हैं, कि जैसे इतनी बड़ी महाराष्ट्र में जीत के बाद जो आपका एक पॉलिटिकल कद अब स्टेट में बना है, पहले भी था, वो रीइंफोर्स हुआ है, तो अब आप योगी आदित्यनाथ जी हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक तरीके से एक सेकंड पीढ़ी तैयार हो रही है बीजेपी के फ्यूचर लीडर्स की। और जब पोटेंशियल, आज नहीं मतलब कई साल इन द फ्यूचर जब चर्चा होती है पोटेंशियल बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स की, तो आपका नाम भी उसमें आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है कि बहुत मुस्कुरा के आप नहीं। क्या मैं आपको बोलता हूँ क्या होता है, ऐसी चर्चाएं केवल मीडिया में होती है, नहीं पॉलिटिक्स में होती है। पॉलिटिक्स में नहीं होती। देखिए हमको अपनी स्ट्रेंथ भी पता है, अपने लिमिटेशंस भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो अगला नेतृत्व हमेशा तैयार करती है। देखिए लोग ये मानते थे कि अटल जी अडवाणी जी के पास इस पार्टी का क्या होगा, लेकिन पार्टी ने नेतृत्व तैयार किया। ये पार्टी अपने नेताओं को खुद तैयार करती है, इसलिए यहाँ कोई नेतृत्व की कमी नहीं है। यहाँ पर नेताओं की एक बहुत बड़ी फेरिस्त है, बहुत बड़ी लाइन है। जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, उनमें से कोई आगे भविष्य में 10 साल बाद 20 साल बाद शायद कमान भी संभालेगा। जहां तक आप मेरी बात कर रहे हो, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि मैं अपने आप को उसमें नहीं देखता। हाँ, मैं पार्टी के अगली पीढ़ी का रिप्रेजेंटेशन जरूर करूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं देखता? कोई भी चाहेगा, अगर किसी दिन मौका मिला पीएम बनने का तो कौन नहीं चाहेगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए चाहने के लिए तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना भी चाह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बन नहीं सकते हो आप। हर एक को अपनी क्षमता मालूम होनी चाहिए, अपनी मर्यादाएं मालूम होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये बातचीत करना भी बेवजह है, क्योंकि एक बड़े स्टेट की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी हुई है, जिस स्टेट को संवारना है, संभालना है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत स्टेट है। तो मुझे लगता है कि आज यही फोकस होना चाहिए, बाकी कोई फोकस का सवाल ही नहीं उठता। सर, चूंकि आप डावोस पे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैक होम मुंबई महाराष्ट्र में खूब सारी चर्चा और खूब सारी पॉलिटिक्स मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो रही है। सैफ अली खान बॉलीवुड स्टार पे अटैक होता है और ऑपोजिशन आरोप लगाता है कि फडणवीस जी के राज में मुंबई में जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई। बॉलीवुड स्टार भी सेफ नहीं है, तो आम आदमी का क्या हो? देखिए हमारे लिए बॉलीवुड स्टार और आम आदमी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड स्टार भी इम्पोर्टेंट है और आम आदमी भी इम्पोर्टेंट है। और जहां तक अपोजिशन का सवाल है, तो जो लोग देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखते हैं पुलिस की मदद से, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं कानून व्यवस्था पर। जहां तक मुंबई का सवाल है, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के मेट्रोपोलिस में सबसे सेफ सिटी मुंबई है। आज भी मुंबई में रात को 12 बजे भी महिलाएं ट्रैवल करती है, अकेले ट्रैवल करती है, कभी हादसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में घटनाएं नहीं होती, घटनाएं होती है, और एक भी घटना होती है तो सीरियस ही है। मैं उसका सीरियसनेस कम नहीं करना चाहता, लेकिन इसको इस तरीके से दिखा देना कि भाई मानो मुंबई अनसेफ हो गई है, गलत है। आप लगातार रिपोर्ट्स ले रहे हैं, जो हमने पब्लिक में देखा है, उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से एक शख्स आता है, इतने बड़े स्टार के घर में इस तरह का अटैक करता है? पुलिस आपको क्या बता रही जो हमें नहीं पता? नहीं, मुझे लगता है कि सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में आ ही चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुछ और तफ्तीश चल रही है, जिसमें कुछ और रिपोर्ट्स आते हैं तो हम आपके साथ साझा करेंगे। दो चीजें हुई, एक तो जैसे वो पता चला कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, उसको लेके आपने देखा अटैक्स हुए। वो कह रहे हैं कि चूंकि बीएमसी का इलेक्शन है, इसलिए इसको बांग्लादेशी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राम जाने वो बांग्लादेशी एक्चुअली है कि नहीं। ये इस प्रकार की बात जो कहता है वो मूर्ख है। मैं साफ कहता हूँ मूर्ख है, क्योंकि जब हमारे सामने इतने प्रकार के प्रूफ्स है कि वो बांग्लादेशी है, वो कैसे आया उसने बताया, उसने कहाँ कागज तैयार किए वो उसने बताया, उसका गांव ट्रेस आउट हो गया। और महत्वपूर्ण बात यह है, मैं तो उल्टा कहता हूँ, बीएमसी के इलेक्शन है, इसलिए हमारे अपोजिशन को बांग्लादेशियों को बसाना है, उनके वोट्स लेना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार वो दूसरा आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई आए कैसे, होम मिनिस्ट्री आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, अगर ये इलीगल बांग्लादेशी आ रहे हैं वो आपसे जवाब पूछ रहे हैं तो भाई ये कैसे आए ये लोग अंदर? उनके राज में आए होंगे, हम तो निकाल के फेंकेंगे।
आप बीएमसी हमने इलेक्शन बहुत जोरों से इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, ढूंढ ढूंढ कर उनको निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से कार्रवाई चल रही है, हम छोड़ेंगे नहीं। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम रखेंगे नहीं। आप ये बीएमसी इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? आप अलग से लड़ना चाहेंगे? ये उस डायरेक्शन में चीजें बढ़ रही हैं? देखिए, हम बीएमसी का इलेक्शन साथ में लड़ेंगे। हमारा जो महायुति ग्रैंड अलायंस है, ये साथ में लड़ेंगे, सब मिलके, अलग नहीं लड़ेंगे। अलग नहीं पर अलग लड़ेंगे तो आप जीत भी सकते हैं। नहीं, हम साथ में लड़ेंगे। क्लियर है, फाइनल। सर, क्योंकि ये भी चर्चा हुई कि हो सकता है कि अजीत पवार की पार्टी के साथ शरद पवार के बाकी लोग आ जाएं, जो इस तरीके से यूबीटी है उसका विलय हो जाए एकनाथ शिंदे जी के साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? आप चाहते हैं कि ये हो या जैसे है वैसे ही रहे? नहीं, देखिए, ये तो उनका, हमारा कोई इसको देखने का नजरिया नहीं है। ये तो सब मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको तय करना है, जो वो वो तो तय करे। आप अगर फिशिंग करने की कोशिश करेंगे तभी तो मछली आएगी। आप फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या हम नहीं? कोई फिशिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे। फिशिंग करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा नंबर है, लोगों ने एक बहुत अच्छा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता नहीं है कि अभी इसकी कोई आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि इस टर्म में आपकी सबसे अहम प्राथमिकता क्या है? आपको एक तरीके से मौका मिला है, क्योंकि आपके साथ आपने कहा कि अप्स एंड डाउन, जिंदगी में कई सारे चीजें आपको सीखने को मिली। सबसे बड़ी आपकी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी महाराष्ट्र में ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की है। मेरी प्रायोरिटी महाराष्ट्र में विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बूस्ट हम लोगों ने दिया है उसको आगे बढ़ाने की है। और मेरी प्रायोरिटी जॉब क्रिएशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी युवा शक्ति महाराष्ट्र में बसती है, उसके लिए जॉब क्रिएशन करना बहुत जरूरी है। वाटर इश्यूज पर मैंने पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया है, अब उसको मैं नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र को ड्राउट फ्री करना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने 4 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। ये चारों रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स का काम बहुत तेजी से हम लोग कर रहे हैं। हालांकि उसको भी, वो ये जनरेशनल प्रोजेक्ट है, इनको 7 साल लगेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स अगर हम कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र विल बी ड्राउट फ्री। आपका जो इनॉग्रेशन था वो तो एकदम जैसे एक ट्रम्प इनॉग्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही आपने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। यूजुअली ऐसा सीएम्स करते नहीं है। वो कॉन्शियस था या लोग खुद ही खुद दौड़ते हुए आ रहे थे आपको सलाम ठोकने के लिए? नहीं, देखिए, चूंकि एक बड़ी जीत मिली थी, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हमारे कार्यकर्ताओं में और आम पब्लिक में भी था। और विशेष रूप से इतने बड़े विजय के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे थे, तो लोगों की इच्छा थी। हालांकि लोग ये समझते नहीं है कि ऐसे कार्यक्रमों में भाषण नहीं होते हैं। लोग तो ये सोचकर आए थे कि प्रधानमंत्री भाषण भी दे, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में होते नहीं। तो एक बड़ा लोगों के अंदर उत्साह था, उसके कारण लोग। आपको लगता है कि उससे देश की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन भी थोड़ी चेंज हुई? जो 4 जून को बीजेपी का ग्राफ थोड़ा गिरने से चेंज हुई थी महाराष्ट्र ने, और आपने उसको एकदम टर्न अराउंड कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से देश के अंदर इस चुनाव ने इस बात को वापस एस्टैब्लिश कर दिया कि फेक नैरेटिव पे किसी चुनाव में आप एक प्रकार से विजय पा सकते हो या कुछ ज्यादा सीटें ले सकते हो। विजय तो नहीं है, थोड़ी कुछ ज्यादा सीटें आप ले सकते हो। महाराष्ट्र में जरूर उनको थोड़ी विजय मिली, लेकिन वो हमेशा नहीं मिलता। जैसे फेक नैरेटिव बस्ट हो जाता है तो वापस लोगों के ध्यान में आता है। महाराष्ट्र में भी लोगों के ध्यान में आया, देश में भी आया। इसलिए हरियाणा भी हम जीते, महाराष्ट्र में हम जीते, और दिल्ली भी अब हम जीतेंगे। हमने महाराष्ट्र के पवेलियन से ही इस चर्चा की शुरुआत की थी। फडणवीस जी की कई सारी और मीटिंगें भी लगी हुई हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेने के चक्कर में, या हो गया जितना होना था? करीब करीब हो गया, अभी 1-2 ही बचे हुए हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, सर्दी में आप आए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हमारी Thank you. बेस्ट विशेष। Thank you. थैंक यू।